सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। बहुत सारे आज विषय हैं रेणु जी। बहुत सारे। और हाँ जी। और और समय उतना ही है। हाँ, समय उतना ही है। गीत भी होंगे। हाँ, गीत भी सुनवाने हैं। तो आज बात करेंगे आज का दिन जो है ना, तो भाई व्यंजन तो बताओगे ही, है ना? हाँ, व्यंजन भी 2 बार हो जाते हैं, तो हमारे सखियों को और सहेलियों को बताना बहुत जरूरी है। तो आज है विधि व्यंजन भी, और ऋतुराज बसंत के बारे में बात करेंगे। जी हाँ। और बच्चों में कुछ उम्र का पड़ाव ऐसा आता है कि उनकी कुछ आदतें बिगड़ने वाली रहती हैं, और यही उम्र होती है जब उनके बनने का भी समय होता है। तो इस नाजुक समय में जाहिर है सभी जानते हैं कि जो नशे की गिरफ्त में बहुत जल्दी बच्चे आ जाते हैं, तो इस आदत को कैसे पहचाने, उनसे जुड़ी हुई तमाम बातें हम करेंगे, है ना? और साथ ही साथ अपनी सखियों के कमेंट्स जो हैं उन्हें भी शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और सखी विशेष में हम आज बताएंगे नृत्यांगना के बारे में, और उनका नाम है के उमा रमा राव। तो इनके बारे में भी आज बात करेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में पहले एक गीत सुनवा देते हैं। हाँ बिल्कुल। कल तुम मेरे सपने में आया, बाल
जी, नृत्य इसमें बहुत अच्छा है माला सिन्हा जी का। अच्छा है। हाँ, है ना? जी जी, इसीलिए तो सुनवाया। हाँ क्योंकि अभी नृत्यांगना के बारे में बात हम करने वाले हैं, और हाँ, ये है के उमा रमा राव, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी नृत्यांगना, जी है जी ना? जी। और प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी ये, जिन्हें कुचिपुड़ी नृत्य कला में दक्षता के लिए संगीत नाटक अकादमी से भी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उमा माहेश्वरी का जन्म 4 जुलाई 1938 को डॉक्टर वी कृष्ण राव के घर विशाखापट्टनम में हुआ। माता का नाम था सौम्यागम। उमा माहेश्वरी की नृत्य में रुचि को देखते हुए पिता ने विशिष्ट गुरुओं के मार्गदर्शन में अपनी पुत्री को सौंप दिया था। और उमा अपनी बहन सुमति के साथ नृत्य सीखा करती थी। नृत्य कला में दक्षता हासिल करने के लिए कुचिपुड़ी में उमा माहेश्वरी ने मंच पर प्रस्तुति भी दी और अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन विभिन्न अवसरों पर किया। 1953 से लेकर 1955 के दौरान संगीता उन्होंने तत्कालीन मद्रास सरकार द्वारा संचालित शास्त्रीय संगीत और नृत्य की परीक्षाएं भी पास की। ये बड़ी काबिले तारीफ बात है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी जो कला हम सीखते हैं तो उसमें परीक्षाएं नहीं देते हैं ना। जी जी, और संगीत में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जी। तो 1969 से 1988 तक नृत्य में सीनियर लेक्चरर के तौर पर हैदराबाद में श्री त्यागराज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ म्यूजिक में आपने अपनी सेवाएं दी। उमा माहेश्वरी ने इस दरमियान छात्र छात्राओं को भरतनाट्यम में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स में छात्रों को प्रशिक्षित किया। साथ ही कई बार स्वयं एकल नृत्य प्रदर्शन भी किया। नृत्य नाटकों और पारंपरिक यक्षगान की कोरियोग्राफी भी की। और 1985 में हैदराबाद आंध्र प्रदेश में एक नृत्य संस्था लास्य प्रिया की स्थापना की, जो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं यानी कि प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों में प्रशिक्षण प्रदान करती है, जहां छात्र छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा और विश्वविद्यालय परीक्षाओं के विभिन्न स्तरों के लिए तैयार किया जाता है। उमा माहेश्वरी ने यक्षगान पर विश्वविद्यालय में अपनी थीसिस जमा की और 1994 में खास बात है कि स्वर्ण पदक के साथ उन्होंने ये पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जी, और ये बहुत ही कठिन रहा होगा। और इस प्रकार से उमा रामाराव यानी उमा माहेश्वरी कुचिपुड़ी नृत्य के साथ साथ उन्होंने एक सफल कोरियोग्राफर, अनुसंधान विद्वान, लेखक और नृत्य शिक्षक भी वो बन गई बाद में। और वो लास्यप्रिया नृत्य अकादमी की संस्थापक के साथ साथ निदेशक भी रहीं। उमा माहेश्वरी ने भारत के आंध्र प्रदेश की इस प्राचीन और प्रसिद्ध नृत्य शैली को देश विदेश में विस्तार दिया और कृष्णा जिले की इस पुरुष प्रधान नृत्य शैली में एक नया रंग भर दिया। इस तरह से कुचिपुड़ी नृत्य शैली में महिलाओं और बालिकाओं के प्रदेश से इस नृत्य का चहुमुखी विस्तार हुआ। जाहिर है जब इस तरीके से लगन के संग और साथ साथ पढ़ाई करते हुए एक कहते हैं ना सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने किया, और जाहिर है इसीलिए वो पढ़ा भी सकी, है ना। हाँ, और ये तो और खास बात थी क्योंकि कुचिपुड़ी नृत्य पहले ये माना जाता था कि इसे सिर्फ जो पुरुष होते थे वही वर्ग किया करते थे, तो इसमें भी एक नया कह सकते हैं कि इन्होंने अध्याय जोड़ दिया। और एक कहना चाहिए ना कि सिर्फ अध्याय नहीं जोड़ते हैं ये लोग, अपने लिए नहीं काम करते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता खोल देते हैं, और जिसके की बाद में कितना उसका प्रचार प्रसार हुआ। और इन सब के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कला निर्जनम उन्हें पुरस्कार मिला, और यहीं से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का भी पुरस्कार आपको मिला। जी, और हैदराबाद से प्रतिभा पुरस्कार, भारत सरकार से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आप 27 अगस्त 2016 को हमसे बिछड़ गई, यानी इन्होंने अंतिम सांसें ली। और भाई उन्हें हम नमन करते हैं, उनकी कला को नमन करते हैं। और इस तरह से जब भी कोई सीखता है कला तो सिर्फ अपने तक उसे सीमित न रखें बल्कि सिखाएं, प्रशिक्षण दें, और उसके प्रचार प्रसार के लिए अगर काम करते हैं तो ये कह सकते हैं कि संगीता की ये भी एक तरीके से देश सेवा है कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी कला को प्रसारित कर रहे हैं, है ना। जी बिल्कुल।
भाई ऋतु वसंत की जब बात आती है तो ऐसे गीत अच्छे लगते हैं। वैसे ऐसे गीत तो संगीता हमेशा ही अच्छे लगते हैं। हाँ, हमेशा अच्छे लगते हैं। और हमारी संस्कृति भी कुछ ऐसी है कि जितने तरह के नृत्य गीत होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के होते हैं, तो बड़े सुंदर लगते हैं। अलग अलग तरह से उन्हें प्रस्तुत किया जाता है मंच पे। बिल्कुल। वसंत ऋतु की बात हम जरूर करेंगे और हमारे साथियों ने बहुत सारी पंक्तियां लिखकर भेजी हैं। धरा पे छाई है हरियाली, खिल गई हर एक डाली डाली, नव पल्लव नव कोपल फूटती, मानो कुदरत भी है हंस दी। छाई हरियाली उपवन में और छाई मस्ती भी पवन में, उड़ते पक्षी नील गगन में, नई उमंग छाई हर मन में, लाल गुलाबी पीले फूल खिले खिले शीतल नदिया के कूल, हंसदी है नन्ही सी कलियां, भर गई है बच्चों से गलियां, देखो नभ से उड़ते पतंग, भरते नील गगन में रंग, देखो ये बसंत मस्तानी, आ गई ऋतुओं की रानी। जी, तो ऋतु बसंत पर भी बात करेंगे और इनका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर कविता के लिए। तो सखी सहेली कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग ऋतु बसंत पे लिखा है रेणु जी। ये बताओ कि कविताएं अलग हैं, आप बसंत ऋतु अलग अलग है? नहीं, कविताएं अलग अलग हैं जी। तो स्वागत है, सुनाओ। हाँ, लिखते हैं कि हाँ मैं ऋतुराज बसंत हूँ, मैं शरद की ठिठुरन को साथ अपने लेकर जाता हूँ, और मैं ही तो ग्रीष्म के आगमन का संदेशा देकर जाता हूँ। मैं ही प्रकृति का हरित श्रृंगार करता हूँ, मैं ही नव पुष्प का गुलजार हूँ, सूर्य की धूप का गुनगुनापन मैं ही लाता हूँ, यूं ही नहीं मैं बसंत कहलाता हूँ। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। ऋतुराज बसंत के आगमन का संदेश देती है, सारे दुखों को समेट कर खुलकर खुशी से जीने का आनंद लेना सिखाती है। किसानों का पसंदीदा मौसम है, सरसों के पीले पीले फूल चारों तरफ खिले होते हैं, मन में उत्साह भर देते हैं। ये ऋतु कवियों के लिए विशेष है, नई कल्पना और रचनाओं के लिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये मौसम बहुत ही लाभप्रद है और प्रकृति अपना सबसे सुंदर रूप प्रकट करती है इस समय, जी, है ना? हाँ, और लेखनी को भी बिल्कुल से नया रूप मिल जाता है। कुछ भी पंक्तियां लिख दो, चाहे फूलों पर लिख दीजिए, चाहे रंगों पर लिख दीजिए, चाहे हरियाली पर लिख दीजिए, यूं धरती पर लिखें या आसमान पर, तो भाई मन खुश रहता है, तो सब कुछ ऐसा ही होता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि पौराणिक कथाओं के अनुसार वसंत को कामदेव का पुत्र कहा गया है। कविवर देव ने वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहा कि रूप और सौंदर्य के देवता कामदेव के घर पुत्र रत्न का आगमन हुआ और ये समाचार पाते ही प्रकृति झूम उठी, पेड़ों ने नव पल्लवों का पालना डाल दिया। हाँ। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं और इससे जुड़ी हुई मान्यताएं हैं। ये तो हो गई मान्यता की बात, लेकिन जब फूल रंग बिरंगे खिलते हैं तो छटा तो निराली ही होती है ना जी। और फूलों ने रंग बिरंगे वस्त्र पहने ऐसा लगता है, और जी बिल्कुल। और पवन ने झूला झुलाया और कोयल नन्हे शिशु को गीत सुनाकर बहलाती है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। इस नव पल्लवित और पुष्पित ऋतु में धरती नव श्रृंगार करती है। धरती और आकाश की ये निराली छटा तो समय भी रुक कर देखना चाहता है। ये बात तो है। और क्योंकि खेतों खलिहानों में, बागों बगीचों में पुष्प खिलकर प्रकृति का अभिवादन करते हैं, भंवरे इनसे लिपट कर प्रेम का राग सुनाते हैं। ये अमृत वर्षा बर्फ से आच्छादित पर्वतों से लेकर भारत के मैदानी भागों को भी सींचती है और खेत लहलहा उठते हैं।
हाँ, और ये समय रबी की फसल की कटाई का भी होता है। हिम शिखरों से हिम पिघलता है और नदियों जलाशयों को पानी का जीवन अमृत देता है। पशुओं को भरपूर चारा मिलता है और गोधन का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता है। इस ऋतु की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो बसंत पंचमी के दिन खास देखने को मिलती हैं। बसंत पंचमी के दिन खास देखने को मिलती हैं, लेकिन अभी एक हम खास गीत सुन लें। मालती गुंधाए देश प्यार घुगवारे, मालती गुंधाए देश प्यार घुगवारे, मुख दामिनी सिदाम खत छाल मतवारी, छाल मतवारी, छाल मतवारी। ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, 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 सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक। काहे छेड़ छेड़ मोहे गरवा लगाए, काहे छेड़ छेड़ मोहे गरवा लगाए, काहे छेड़ छेड़ मोहे। नंद को लाले सोठीट, नंद को लाले सोठीट, बरबस मोरी लाज लीनी, लाज लीनी, लाज लीनी, बरबस मोरी लाज लीनी, बिंदा शाम मानत नाही, बिंदा शाम मानत नाही, कासे कहूँ मैं अपने जिया की सुनत नाही माई, काहे छेड़ छेड़ मोहे इश्क। दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच, आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क धड़क, धड़क धड़क धड़क, धड़क धड़क धड़क। काहे छेड़ 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 मोहे कर पकड़त चूड़िया सब कर की कर की कर की कर की, कर पकड़त चूड़िया सब कर की कर की कर की। ओ माई बिंदा शाम मलगनाई, बिंदा शाम मलगनाई, कासे कहूँ मैं अपने
संगीत जो होता है, जो गीत होता है रेणु जी, जब वो बजता है तो मतलब जो राग होती है उस पर खास ध्यान देकर बजाया जाता है या बनाया जाता है। तो इसी तरह का ये गीत था, बसंत बहार राग पर आधारित ये गीत भी हमने अपनी सखियों को सुनवाया, अपने श्रोताओं को सुनवाया। और संगीता, हमें लगता है ना कि आज ये बिंदादीन महाराज जी की जो बंदिश है और सुना हम लोगों ने, तो अभी तो भरतनाट्यम देख लिया, उसके पहले कुचिपुड़ी के बारे में बातें कर ली। तो ये मौसम कुछ ऐसा ही है कि सारी राग रागिनियां जो है पूरे प्रकृति में छिड़ जाती है ना। ऋतु बसंत की आई, नव पल्लवों ने ली अंगड़ाई, पीली पीली सरसों फूली, धरती का हर आंगन महका, फूलों का मन बहका बहका, चली बयार इठलाती, नव यौवन को भरमाती, कलियों से भंवरे पूछे क्यों घूंघट में हो लजाई, ये सुनकर कली मुस्काई, कहे ऋतु बसंत की आई, खेतों में और बागों में हलचल, हुई कोयल भी दीवानी, रंग छटा सुनहरी धूप की जैसे सोने की चढ़ी कलई, नदियों ने राग सुनाए ये देख मोर मुस्कुराए, नदियों ने राग सुनाए ये देख पूरब से भोर मुस्काए, हर घर हर आंगन रंग बसंती रंग में डोले। तो भाई इस तरीके से जो पूरी तरह से छटा बिखर जाती है, और कहीं ना कहीं जो हमारी लोक संस्कृति है उसका अपना ही मजा है ना। तो जो गंगा के किनारे हमारे शहर बसे हुए हैं उनकी भी कुछ खास हो जाती है इस समय ना। बिल्कुल। बल्कि यूं कहें कि संगीता के अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के मेले लगते हैं। हाँ बिल्कुल। और मेलों में बहुत सारी चीजें भी होती हैं जो मिलती हैं, वो भी कह सकते हैं कि इन ऋतुओं की पहचान ही एक तरह से होती है, क्योंकि जब ऋतु अलग है तो फिर मेले का रंग भी बड़ा अलग अलग सा होता है। तो माँ गंगा तट पर मेलों का खास आयोजन होता है, जलाशयों के किनारे और शहरों गांवों में मेलों की धूम होती है। हर चीज पक्के बाजार में यूं तो उपलब्ध है, लेकिन फिर भी मेले में मिलती वस्तुओं की अपनी खासियत है। टोली के संग जहां जाने का एक ऐसा आनंद जो कहीं किसी दूसरी जगह संभव नहीं लगता। और ऐसा नहीं है, बाकी आम दिनों की जो बात कर रही हो ना संगीता, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ मेले में ही मिलती हैं। जो स्थानीय तौर पर जो लोग बनाते हैं, जो बहुत गांव में चीजें मिलती हैं, वो सिर्फ मेलों में मिलती हैं। वो कहीं आपको आम शहरों में नहीं मिल जाएंगी या किसी खास दुकान पर नहीं मिलेगी। तो इसके लिए मेले में जाना बड़ा जरूरी होता है, और वहाँ के वो तरह तरह के पकवान खाना, उसका अपना अलग मजा होता है। क्योंकि जब हम वहाँ जब जाते हैं तो बचपन से उसका बड़ा नाता होता है, तो अपना बचपन याद आ जाता है। और सिलबट्टे की जरा याद आई कि सिलबट्टे तो यूं हम लोग घर में जो देखते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन जो मेले होते हैं उनमें खास छोटे छोटे से सिलबट्टे होते हैं जो कहीं नहीं मिलते। और ऐसे ही प्यालियां होती हैं, छोटी छोटी, चीनी मिट्टी की हो या शीशे की हो, देलिया प्याली, ये सब चीजें खरीदने के लिए जाते हैं हम लोग। तो जो चीजें वहां मिलती हैं, और खास तौर से जैसे कि आप आजकल चिप्स बन रही है, तो चिप्स काटने वाली जो मशीन है, जो बहुत पुराने जमाने में हम लोग को जिसमें हम लोगों ने काम किया है, वो मेले में ही मिलेगी। अब तो बड़ी स्टैंडर्ड वाली चीज मिलती है ना, तो वो मजा नहीं आता। तो भाई अगर बचपन में आपको जाना है, पुराने दौर में फिर से जाना है, तो मेले में जरूर जाइए और वहां से कुछ खरीदिए जरूर। वहां के पकवानों मिठाइयों का आनंद लिया जाए, तभी तो मजा आता है कि नहीं जी। और ये शायद इसलिए भी क्योंकि मेले में जो हमारी पूरी संस्कृति है वो दिखाई देती है, और एक छोटा सा भारत दिखाई देता है। वहां पर धरती से जुड़ी हुई चीजें मिलती हैं, और बहुत सारी चीजें जो है हमें सिर्फ और सिर्फ मेले में मिलती है। और जो वहाँ का कहना चाहिए ना कि एक अलग तरीके की खुशबू और वो मिजाज जो होता है, वो सिर्फ मेले में ही जाकर मिलता है ना? जी। और हम बिल्कुल कोताही भी नहीं करते हैं भाई, जो मिल रहा है वो खरीदा जाए, और जो मिल रहा है वो खाया भी जरूर जाए, खरीदा जाए। तो खास पकवान जो होते हैं वो हर घर में वैसे तो बनते हैं इस वक्त, जिनमें अनरसा बड़ा खास होता है, और मेले में भी बिकता है बहुत सारा। फलों के मतलब जो बेर होता है उसकी बड़ी खासियत होती है। और व्यंजन में अगर देखा जाए तो फिर घर में अलग अलग तरह के बनते हैं व्यंजन भी। और इसके साथ साथ जो मीठे चावल होते हैं वो बड़े ही मतलब खास तौर पर बनाए जाते हैं। और सब्जियों की बात अगर करें तो ये मौसम ही ऐसा होता है जिसमें बड़ी खास सब्जियां आती हैं, और खीर बड़ी खास होती है जो घरों में बनाई जाती है। और वैसे भी देखा जाए रेणु जी तो रबी की फसल के
कटे जो अनाज होते हैं वो पूजन में, अगर पूजा वगैरह होती है, कहते हैं बसंत में बड़ी पूजा भी होती है घरों में, तो जो रबी की फसल की जो कटाई के जो अनाज होते हैं वो भी जरूर चढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल, हमारा देश वैसे भी कृषि प्रधान देश है, तो जब भी इस तरह से जब फसल कटती है तब हम उसे आनंद के साथ मनाते हैं जी। चाहे वो लोहड़ी हो, बैसाखी हो या बसंत पंचमी हो, तो इन सब समय पे यही होता है। झूलों का अपना मजा होता है, आम के पत्ते होते हैं, उनकी मंजरी होती है, वातावरण में एक अनोखी सी सुगंध होती है, उसके संग कोयल जो कूकती है वो तरह तरह के राग रागनी सुनाती है ना। तो पंचम सुर में जब वो गाती है और मीठी बोली का संदेशा भी देती है, तो ऋतु बसंत जो होती है इसकी अलग ही खुशहाली होती है। जी। कुछ पंक्तियां तुम शायद लिख कर लाई हो। जी। हर मुख पे छाई बालक सी मुस्कान और पुरवाई ने छेड़ी तान, आम्र मंजरी ने ली अंगड़ाई और पायल धीरे से खनकाई। ये बोल हल्की सी लजाई कि ऋतु बसंत की आई, रहट और पनघट की आवाजें हर एक को हैं बुलाती, सखियों की टोली और ठिठोली ने झूलों की पेंग बढ़ाई, कहे ऋतु बसंत की आई। लेकिन भाई अब समय आ गया है एक छोटे से अंतराल का, है ना। यूं तो हर मौसम का अपना नशा होता है ना। हाँ। और हम बड़े खुश भी होते हैं उसके गुणगान करके। हाँ। लेकिन जब ये नशा जो है किसी गलत चीज का पड़ जाए तो फिर उतने ही हम दुखी भी हो जाते हैं ना। जी बिल्कुल। और खास तौर से हम अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को खास तौर से नहीं चाहते कि उसकी गिरफ्त में आए, है ना। तो ये जो आदत जब पड़ जाती है बच्चों की, तो हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं कि किस तरह से उन्हें पहचाने। लेकिन पहले अगर हम कारण की बात करें तो हम अगर नजर दौड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं जितना हमें देना चाहिए, है ना। कहीं ना कहीं हम अपनी अभिलाषाओं में, अपनी आकांक्षाओं के पीछे भागे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं तरक्की के पीछे भाग रहे हैं, है ना। जी जी। और इसी वजह से देखा गया है कि माहौल भी थोड़ा अलग सा है और बच्चे भी बड़ा अलग सा ही महसूस करते हैं, और कुछ जो एक कटाव सा होता है वो भी उनके मन तक वो बात पहुंच जाती है कि शायद उन्हें इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है। तो जिंदगी की एक तरफ जो भागदौड़ है वो तो है ही है, व्यस्तता भी है, साथ ही साथ जो पिताजी हैं, जो माता हैं, यानी कि जो अभिभावक हैं, वो इस एहसास को बच्चों को जरूर दिलाएं कि बातचीत का एक माहौल होना चाहिए। अगर बातचीत का माहौल नहीं है तो हम समझ नहीं सकते कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। हाँ। तो परिवार की जो बेरुखी होती है वो बच्चे पर बिल्कुल भी जाहिर ना होने पाए, उसे बिल्कुल भी अकेलापन ना महसूस हो पाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम बातें करते हैं तो कभी थोड़ी सी झिड़की भी हो जाती है, तो उस वक्त अगर उसको वो गलत तरीके से लेते हैं तो फिर वो ऐसा समझते हैं कि भाई हम तो कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार का शिकार हो गए। और एक बात और है कि बिल्कुल सही तुमने कहा, क्योंकि संयुक्त परिवार अब नहीं रहा। जो कुछ है बच्चे अकेलापन भी महसूस करते हैं, क्योंकि अक्सर वो अकेले रहते हैं, एक ही बच्चा रहता है आजकल घर में। तो जो कुछ होता है वो माता पिता की जो बातें होती हैं वो भी उनके सामने होती है, और उनकी सारी बातें भी बच्चों की भी माता के सामने ही होती है, पिता के सामने रहती है। तो एक तो उन्हें एकाकीपन चाहिए भी कहीं कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन्हें छोड़ भी देते हैं। तो वो जो अकेलापन है उन्हें ऐसा लगता है कि
सब कुछ हमें ही, क्योंकि जो भी तनाव है घर का वो सब उनके ऊपर आता है। तो उन्हें हमें किस तरह से बचाना है, किस तरह से उन्हें, एक बच्चा बहुत कोमल मन होता है उसका, तो जी। उसे बहुत नाजुक तरीके से उसको पालना चाहिए। कहीं रोक टोक लगाएं, लेकिन उसका भी एक आपको देखना होगा कि किस सीमा तक लगानी है, कैसे क्या क्या करना है। जो भी जानकारी वो अगर चाहता है नशे के बारे में भी, तो उसे अच्छी तरह से दीजिए, कुछ जी। भी छुपाइए नहीं, क्योंकि जो छुपी हुई चीज है उसके बारे में हर इंसान की जिज्ञासा बहुत ज्यादा हो जाती जी, है। और जानने की कोशिश करते हैं। जी। और फिर वो इसी जानने की कोशिश में फिर मोबाइल है, इंटरनेट है और साथी संगत भी हैं, हाँ। जो इसमें कह सकते हैं कि बड़े सहायक सिद्ध हो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर घर में बिल्कुल भी ध्यान जरा कम उन्हें लगा तो फिर वो इन चीज़ों की गिरफ्त में बड़ी जल्दी से आ जाते हैं। और एक चीज़ और भी होती है कि जब हम पैसे बच्चों को देते हैं तो उसका हिसाब लेने में कोई, मुझे लगता है कि बुराई नहीं है, जी। क्योंकि बच्चे को पता होना चाहिए, उसे ये समझ में आता है कि भाई इस पैसे को हमें यहाँ खर्च करना है जी। और इस पैसे के बारे में हमसे पूछा जाएगा। हाँ। तो जितनी जरूरत हो उतना ही पैसा दें और उसके बारे में जरूर पूछें, और बेहिसाब पैसे एक तरह से कहते ना हैं दें। तो वो ना दें। बिल्कुल सही कहा है, उसकी भी एक सीमा जरूर होनी चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े, बच्चों को कहीं ऐसा लग रहा है कि वो कहीं खालीपन महसूस कर रहा है या कहीं भटक सा रहा है, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है और खुद अभिभावक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चे किस अनमने से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो जरूरत पड़े तो काउंसलिंग के लिए भी जाएं। क्योंकि आमतौर पे संगीता हमारे देश में और हम लोग के परिवार में ये माना जाता है, काउंसलिंग के लिए गए तो कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में गड़बड़ी है। इसके प्रति थोड़ा सा अपना विचार खोल के रखें, रवैया बदलें। और इन सब चीजों के लिए भी काउंसलिंग होती है, विशेषज्ञ होते हैं, वो उसकी पढ़ाई करते हैं, तो उनके पास जरूर जाएं। जी जी। और एक चीज और भी है कि भाई कहीं ना कहीं होड़ भी लगी रहती है कि भाई मॉडर्न सोसाइटी की जो एक होड़ होती है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा देखें कि अगर थोड़ी सी रोक टोक होगी घर में और थोड़ा ध्यान दिया जाएगा तो वो उस तरह से उस तरफ झुकाव इतना जल्दी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोका टोका जाएगा, बच्चे को भी पता है। और ये बात होती थी कि जब संयुक्त परिवार होता था तो भाई माँ पापा ने नहीं टोका तो कोई और टोकेगा, तो बच्चों को एक डर बना रहता था। डर बना रहता था, हाँ सही बात है। और एक बात और है, जैसे तुमने कहा ना कि टोकने के अलावा ये जो हम दिखाना चाहते हैं कि हम भी बड़े आधुनिक हैं और फला कर रहा है तो हम क्यों ना करें, तो भाई बाकी चीजों में आप जरूर प्रतियोगिता में आए, दौड़ में आए, लेकिन इसमें कतई ना आए। और बहुत सारे लोग अभी, अगर हम अक्सर सोचते हैं कि बहुत हाई सोसाइटी की बात करें या खास तौर से हम फिल्मी दुनिया की भी बात करते हैं, उसका उदाहरण लेते हैं, लेकिन आपको पता होगा जरूर कि बहुत सारे लोग उसमें भी ऐसे हैं जो गिरफ्त में नहीं है। पूरी जिंदगी उन्होंने किसी भी नशे को हाथ नहीं लगाया। जी जी, और उन्होंने बहुत सफल भी रहे। जी, ये कहना कि हमारे व्यवसाय की जरूरत है और हम चार दोस्तों के बीच में बैठेंगे तब हमें काम मिलेगा जब हम इसका सेवन करेंगे, तो ये गलत है। इसको दिखाएं और ये भी दिखा सकते हैं हम कि ठीक है थोड़ा कम में रहेगा चलेगा, लेकिन इसके गिरफ्त में मत जाओ। जी जी, वैसे सफलता पाए तो सफलता में भी एक अलग ही सा नशा रहेगा, उसका अलग नशा रहेगा।
भाई आज तुम मतलब किसी न किसी तरह से नृत्य करवा के रहोगी संगीता, है ना? और हम बात कर रहे थे कि नशे की जो आदत हमारे बच्चे जब उसमें गिरफ्त में आ जाते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, यानी कि यूं कह सकते हैं कि सारे सुख साधन एक तरफ हो जाते हैं और पूरी तरह से चिंतित इसी बात पर रहते हैं कि कैसे ये दूर हो, है ना? जी। और हमारी एक और श्रोता का कहना है, कथन है कि बच्चों में नशे की आदत पर हुए कई रिसर्चों में ये बात सामने आई है कि ज़्यादातर बच्चों को नशे की आदत गलत संगत की वजह से लगती है। वह अपने सर्कल यानी दोस्तों को अगर नशा करते देखते हैं तो शुरुआत में उनके कहने या एंजॉय करने के लिए नशा शुरू करते हैं और धीरे धीरे ये लत बन जाती है। तो ये भी एक बड़ा ही कह सकते हैं कि बड़ा ज़रूरी पहलू है, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि आप कभी भी उनसे कोई सामान जो नशे वाला है अगर कोई भी परिवार में कर रहा है तो उनसे बाजार से मंगवाएं ना, क्योंकि कभी कभी जब चीज़ें हाथ में आ जाती हैं यूं ही तो लगता है कि लाओ इसका एक बार स्वाद चखते हैं या इसका प्रयोग करते हैं, देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो कभी भी उनसे बाजार से न मंगवाएं। ये बहुत सही आपने बात लिखी है। इसी तरह से हमारे साथी लिख रहे हैं कि बच्चों में नशे की आदत, कारण, पहचान और निदान। भारत जैसे विशाल देश में जहां अनेक प्रकार के बच्चे हैं जो शिक्षित भी हैं और अशिक्षित भी हैं, हर स्तर के हैं, बड़े घर में भी हैं, छोटे घरों में भी हैं, गरीब घरों में भी हैं, लेकिन नशे की आदत उन बच्चों में पाई जाती है जहां गरीबी है, अशिक्षा है, क्योंकि छोटे बच्चे बड़ों को देखकर ही किसी भी आदत का अनुपालन करते हैं। एक कारण यह है, और बच्चे नशे के आदी हो जाते हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि गलत संगत या गलत दोस्ती के कारण भी बच्चे डूब जाते हैं। मुझे याद है जब मैं बिजनेस के सिलसिले में, इन्होंने लिखा है कि कहीं जाते थे और रेलवे स्टेशन पर ये दृश्य देखते थे, आज भी दृश्य घूम रहा है। इन्होंने उसमें प्रयास भी किया है, मंत्रालय को भी लिखा, और इनका कहना यही है कि कई और प्रकार बताएं कि कैसे कैसे बच्चे क्या क्या करते हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसे बच्चों की पहचान उनके व्यवहार से की जा सकती है, उनके चाल चलन से भी की जा सकती है, घर में कितनी देर अंदर रहता है, कितनी देर बाहर रहता है, ये सब ध्यान देना होगा। और जहाँ तक निदान की बात है, जब ऐसे बच्चे नशे के आदी हो जाए उन्हें बाल आश्रम भेज दिया जाना चाहिए, और सरकार ये करती भी है, कल्याण विभाग है हर शहर में इन बातों पर नजर रखता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने बच्चों पर स्वयं निगाह रखें, तभी इनसे बचा जा सकता है। जी, और तभी ये संभव ही हो पाएगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो घर का जो माहौल होता है उसे ऐसे बच्चे बड़ा कतराने लगते हैं और अलग अलग से बड़े खींचे खींचे से रहेंगे, बेसमय घर से बाहर चले जाएंगे, चिड़चिड़ापन सा हो जाएगा, तो स्वभाव में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। और अपने किसी से बात नहीं करना चाहते, अपने कमरे में बैठे रहते हैं, चेहरा बुझा बुझा सा रहता है, कहीं ना कहीं वो निगाहें भी नहीं मिलाते हैं बात करते समय। उन्हें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि पकड़ लिए जाएंगे, या अचानक से अपने आप को मोबाइल में उलझा देते हैं, या जरूरत से ज्यादा दिखाते हैं कि वो किताबें पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखें। मतलब या कि यूं कह सकते हैं ना कि कुछ भी मतलब स्वाभाविक सा आपको लगता है कि ये स्वाभाविक नहीं है व्यवहार, हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं था, ये अचानक क्या हो गया, तो एक बार आप जरूर सतर्क हो जाइए और देखें, उसकी तहकीकात कीजिए। हाँ, है ना? जी। और बिल्कुल फिर भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो फिर उसके निदान के लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो आपको तो ये पहली बात तो यही पता है कि भाई इसके कितने हानिकारक परिणाम होते हैं, तो उस हिसाब से वो उस पर ध्यान दिया जाए तो पहले से ही जरा ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ है कि अलग अलग सेंटर्स भी हैं जहां अगर लगता है ऐसा तो वहां जाएं, इलाज भी करवाएं। इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो समस्या है वो आपकी है, आपके परिवार की है, तो किसी और के उसमें न जाएं कि क्या लोग कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। एक बार जब सुधार हो जाएगा, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना? दिल में एक जान तमन्ना ने जगह पाई है, जो गुलशन में नहीं घर में बहार आई है। दिल में एक जान तमन्ना ने जगह पाई है, आज गुलशन में नहीं घर में बहार आई है। दिल में एक जान तमन्ना ने जगह पाई है। आ गया मेरे तस्वीर में कोई पर्दा नशी, आ गया मेरे
कोई पर्दा नशी। आज हर चीज नजर आने लगी मुझको हंसी। क्या कहूँ मैं बड़ी दिलकश मेरी तन्हाई है। आज गुलशन में नहीं घर में बहार आई है। दिल में एक जान तमन्ना ने जगह पाई है। हुस्न के सामने इज़हार वफा है मुश्किल। हुस्न के सामने इज़हार वफा है मुश्किल। काश छुप कर ही वो सुन ले मेरा अफसानाए दिल। जिसने ये प्यार की मंजिल मुझे दिखलाई है। आज गुलशन में नहीं घर में बहार आई है। दिल में एक जान तमन्ना ने जगह पाई है। तो भाई हमने जैसे बात की कि नशे की बात, तो उसमें हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है कि किसी भी बहुत जानलेवा बीमारी से बढ़कर खतरनाक होती है ये आदत। तो जाहिर है कि इससे हमें बचना चाहिए। और एक ने बहुत अच्छा लिखा है कि अगर आपका बच्चा कुछ सुगंध वाली चीज मुंह में खाकर आता है, सौंफ है या सुगंध वाली इलायची है, सेंटेड इलायची है, या कुछ माउथ फ्रेशनर लेकर आ रहा है, इसका मतलब उसके पहले उसने कुछ ऐसा किया है जिसको छुपाने के लिए ये कर रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं, बस आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो ये इतनी भी मुश्किल चीज नहीं है कि आप उससे न बच पाएं। और संगीता, कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि कुछ बढ़िया बढ़िया बनाते रहें घर में तो बच्चे घर में ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आप बताते हैं अपनी सखियों को कि मक्के के आटे के पोहे कैसे बना सकती हैं। तो इसके लिए आपको सामग्री लेनी है 250 ग्राम मक्के का आटा, आधा कप सफ़ेद तिल, 4 चम्मच घी, तलने के लिए तेल अलग से जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, या घी या तेल जो भी, और 100 ग्राम गुड़। अब गुड़ का जो सिरप है उसे बना लें। तो 100 ग्राम गुड़ जो आपने लिया है उसमें 1 कप पानी डालकर उसे गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगा। पिघलने के बाद आप उसको अच्छी तरह से छान लें कि उसमें कुछ रह ना जाए। और फिर मक्के के आटे को छान लें और सफ़ेद तिल और इसमें डाल करके धीरे धीरे से फिर थोड़ा सा घी भी डाल दें। जो आपने 4 चम्मच घी लिए हैं अलग से, उसमें गुड़ का सिरप थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और उसको धीरे धीरे से आटे को सानें। और आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। 10 मिनट के लिए फिर आटे को सेट होने के लिए रख दीजिए। और उसके बाद फिर छोटी छोटी गोलियां बना करके हाथ को पहले थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए या घी लगा लीजिए। और उसके बाद गोलियां बना करके उसे या तो आप बेल लें और या नहीं तो हाथ से ही दबाएं, तो फिर पतला रखें उसको, या फिर किसी कटर से काट भी सकते हैं गोल अगर है तो। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा बाहर से फट सा जाता है। हाँ। आप बड़ा अगर करके उसके बाद काट देंगे तो थोड़ा सा सुंदर दिखेगा। हाँ, और फिर तल लें। और इसको बहुत पतला नहीं करेंगे, नहीं तो वो कड़ा कड़ा सा बनेगा। थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो ज्यादा स्वाद आता है। हाँ, तो फिर इस तरह से मक्के के आटे का पुआ बना सकते हैं और अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। क्यों, क्या रहता है इसमें? बहुत सारी चीजें होती हैं जी। हाँ, अगर है तो जाहिर है कि आयरन वगैरह रहता है जी, पोटेशियम वगैरह भी रहता है जी। और भाई एक बात और हम बता दें कि हमारे यहाँ इन दिनों गन्ने के रस की खीर बनाई जाती है। नया गुड़ बनता है, खेतों से गन्ने का रस लाया जाता है, उसको उबालकर उसमें चावल डालकर पकाया जाता है। जब चावल पक जाता है तो उसमें दूध डालकर औटाते हैं यानी खूब उबालते हैं। औटाने के बाद इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, सूखे मेवे, नारियल एवं इलायची पीसकर मिलाई जाती है। ये खीर ऋतु अनुकूल और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। संगीता, ये हमारे घर की बात नहीं है, ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा जी जी। और कैसे पता? हमारे यहाँ भी बनती है ऐसी। जी, क्योंकि अभी फसल भी है ना, तो उस तरह से जी जी गन्ना आया हुआ है और उसको उबाल कर गन्ने का रस जो है उससे कांजी वगैरह भी बनती है। लेकिन हाँ, गुड़ बन रहा है, उसमें कुछ लोग राब निकाल कर अलग रख लेते हैं, यानी पिघला हुआ गुड़, और उसका अलग ढंग से प्रयोग करते हैं। सिरका भी बना लेते हैं। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल हम क्या बनाने वाले हैं? आंवले का छुंदा। बताओ।
जी, तो आंवला आजकल बहुत ताज़ा आ रहा है। 500 ग्राम आंवला आपको लेना है और इतना ही गुड़ भी ले लीजिए। 1.5 इंच अदरक का बारीक कटा टुकड़ा, आधा चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, 8 छोटी ताज़ी जो इलायची होती है उसे मतलब इलायची उसे निकाल ले, यानी कि उसके दाने को निकाल ले। हाँ, और थोड़ी सी दालचीनी यानी 1 या 2 टुकड़े 1 इंच जैसे दालचीनी, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च और फिर इनको बनाने की जो विधि है वो एक बर्तन में 3 कप पानी डालना है। पानी जब उबल जाए तो आंवले डालकर 10 मिनट के लिए उसे उबलने दें। अच्छा। और थोड़ा सा आंच को धीमी रखें। इसे चेक कर लें, चाकू से भी चेक कर सकते हैं कि अगर थोड़ा नरम पड़ जाए तो उसके बाद इसे बारीक ग्रेट कर लें। फिर इन आंवलों को नॉन स्टिक कढ़ाई में डालें। पीतल, एल्युमिनियम, लोहे की कढ़ाई में इसे न बनाएं। अच्छा, एक बात ये बताओ, हाँ। ये जो आंवला जब उबालते हैं तो उसको ठंडा होने के बाद कद्दूकस करना चाहिए ना? जी जी जी, हाँ। और उसके बाद इसमें गुड़ डाल दें, फिर चलाएं और पानी न डालें क्योंकि आंवले से पानी तो वैसे ही आएगा। तो फिर इसमें अदरक, नमक, जो भी काली मिर्च पाउडर, इलायची कुटी हुई आपने रखी, दालचीनी, सबको मिलाते हुए चलाएं और इसे मीडियम फ्लेम पर ही रखें। फिर इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दें तो जिससे थोड़ा सा रंग अच्छा आ जाएगा। 10 मिनट और चलाएं और उसके बाद गाढ़ा थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखें। और इसमें अगर आप थोड़ा सा इसको चटपटा बनाना चाहते हैं तो मिर्च भी आधी छोटी चम्मच डाल सकते हैं, और सादा बनाना चाहते हैं तो फिर ना डालें। और आधा चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं और फिर अच्छे से इसे पका लें, सॉफ्ट सा पका लें, एकदम से बिल्कुल सुखाना नहीं है। और फिर आप इसको थोड़ा सा गरम मसाला जो आपने लिया है वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपका मन ना हो तो कश्मीरी मिर्च, नींबू और गरम मसाला, ये 3 चीज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और फिर इसे बनाकर आप कुछ समय तक हाँ खा सकते हैं। नहीं, हमने सोचा कि ड्राइंग रूम में सजा के रखना है। नहीं, बिल्कुल नहीं सजा के रखना है। तो अभी 1 साल के अंदर तो बिल्कुल खत्म कर देना पड़ेगा। कुछ समय तक तो चल ही जाएगा। नहीं, और बिल्कुल सही बात है। और इसमें जो आंवला जो होता है इसमें भी कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, आयरन बहुत ज्यादा होता है। हाँ। आयरन होने की वजह से हीमोग्लोबिन हमारा सही रहता है। विटामिन सी भी बहुत, विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। जी जी, बिल्कुल सही है। तो चटपटे की तुमने बात की तो रवा टोस्ट रेसिपी बता देते हैं एक चीज। तो 1 कप सूजी ले लेंगे और उसमें आधा कप हम दही डालेंगे, 1 हरी मिर्च बाटी हुई, आधा इंच बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा, या अदरक आप चाहें तो कद्दूकस कर सकती हैं, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ टमाटर, शिमला मिर्च ऐसे ही कटे हुए, और 2 छोटे चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, नमक, स्लाइस 6 ब्रेड की स्लाइस चाहिए आपको, और जो आपको बनाना हो। इसके संग दही और सूजी को पहले 1 घंटे अच्छे से मिला लें, गाढ़ा गाढ़ा, और इसमें बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्च मिला लें, और अदरक, टमाटर, शिमला मिर्च, हरा धनिया, नमक, ये सब मिला दें। सूजी को बेहतर हो कि आप आधे घंटे पहले भिगो देंगे, दही में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद ये सब चीज़ें मिलाएं। अब ब्रेड के ऊपर ये 5 मिनट के लिए फिर से छोड़ दें, सब सामान मिलाने के बाद, नमक मिलाने के बाद। इसमें चाहे तो आप कच्चा जीरा भी डाल सकते हैं, उससे भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसको ब्रेड के ऊपर लगाना होगा, लेकिन दोनों तरफ नहीं लगाएंगे इसको हम, जैसे कि आमतौर पे हम पकौड़े के लिए करते हैं, वैसा नहीं करना है। इसको ब्रेड के ऊपर एक तरफ बैटर लगा दें, और जिस तरफ बैटर लगाया है उसको तवे की तरफ, उसको पर तवे पर रखें, और उसके बाद थोड़ा सा घी पहले ही अगर तवे पर लगा देंगी तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद आपने जब बैटर की तरफ वाला हिस्सा रखा, उसके बाद फिर चारों तरफ से थोड़ा सा आप घी डाल दें, और उसके बाद उस तरफ थोड़ा सिकने में टाइम लगेगा, और जब सिक जाए अच्छी तरह से तो दूसरी तरफ भी थोड़ा सा घी लगाकर आप सेक लें, तो दूसरी तरफ जो है वो कुरकुरा रहेगा, अच्छा लगेगा आपको। अब उसको चाहे तो आप जिस भी आकार में काट सकती हैं। एक तरीका और है कि ये जो सब्जियां हमने बताई, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च वगैरह, आप बैटर लगाने के बाद अलग रखें, और बैटर जब लगा लेती हैं तो भी उसके ऊपर आप चिपका सकती हैं। तो ये आपकी मर्जी के ऊपर है। तो ये रवा टोस्ट जो है वो आप बनाइए और कुरकुरा कुरकुरा खाइए। हाँ। और हम गीत सुनेंगे। हाँ। दिल मेरा आज खो गया है कहीं, दिल मेरा आज खो गया है कहीं, आपके पाँव के नीचे तो नहीं, आपके पाँव के नीचे तो नहीं, दिल मेरा आज खो गया है कहीं, दिल मेरा आज खो गया है कहीं। यूं नजर फेर के मत जाइए, रुक
रुकिए तो जरा, यूं नजर फेर के मत जाइए, रुकिए तो जरा, आपको मेरी कसम ठहरिए सुनिए तो जरा, आपको मेरी कसम ठहरिए सुनिए तो जरा, है जहां आप मेरा दिल है वहीं, है जहां आप मेरा दिल है वहीं, आपके पाँव के नीचे तो नहीं, आपके पाँव के नीचे तो नहीं, दिल मेरा आज खो गया है कहीं, दिल मेरा आज खो गया है कहीं। किस तरह दिल की मैं तौहीन गवारा कर लूं, किस तरह दिल की मैं तौहीन गवारा कर लूं, आपकी भोली निगाहों पे भरोसा कर लूं, आपकी भोली निगाहों पे भरोसा कर लूं, दिल चुराता नहीं है कौन हंसी, दिल चुराता नहीं है कौन हंसी, आपके पाँव के नीचे तो नहीं, आपके पाँव के नीचे तो नहीं, दिल मेरा आज खो गया है कहीं, दिल मेरा आज खो गया है कहीं। दिल चुराया हो तो पहलू में छुपाए रखिए, दिल चुराया हो तो पहलू में छुपाए रखिए, जिंदगी भर मुझे दीवाना बनाए रखिए, जिंदगी भर मुझे दीवाना बनाए रखिए, लेकिन एक बार दिला दीजिए यकीन, लेकिन एक बार दिला दीजिए यकीन, आपके पाँव के नीचे तो नहीं, आपके पाँव के नीचे तो नहीं। भाई संगीता, आजकल मौसम जो है ना, हम तो यही कहेंगे अपने साथियों से कि सलाद वगैरह खूब खाएं, गाजर, मूली, अदरक, टमाटर, है ना। इसके संग संग साग जैसे आ रहा है तो हम रायते तो तरह तरह से बनाते हैं। हाँ। और आजकल जैसे गाजर का बन जाता है रायता, आप प्याज का भी बना लेते हैं, लेकिन यही बथुए का जो रायता होता है वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। उसका डिप भी बना सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने रवा टोस्ट बनाया उसके संग खाने के लिए, है ना। तो अगर डिप जैसा बनाना है तो आप बथुए को अच्छे से धो साफ कर लें, उबाल लीजिए, उसका पीस लीजिए, फिर उसका दही में मिला दीजिए, फिर अपने हिसाब से नमक, जीरा, भुना पिसा हुआ और काली मिर्च मिलाकर भी बना सकते हैं। और अगर आपको दाल चावल रोटी सब्जी के साथ खाना है तो इसे पीसे ना तो बेहतर है। इसको उबाल लीजिए अच्छे से, उसी में तभी नमक डाल दीजिए और उसको बस हाथ से आप मसल दीजिए ताकि उसमें रेशे भी रहें, फाइबर्स भी चाहिए हमारे शरीर को के लिए। तो इस तरह से बथुए का रायता बहुत आसान है लेकिन बहुत स्वादिष्ट होता है और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। और इसको जब उबालें तो लोहे की कढ़ाई में उबालें तो ज्यादा बेहतर है ना। अच्छा, ये है ये। जी बिल्कुल जी। लेकिन एक चीज है कि अगर बथुए का रायता बनाना है तो उसमें दही कितनी डालनी चाहिए? दही आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। आप जैसे किसी लोगों को, हम लोग बड़े लोग हैं जैसे थोड़ा बुजुर्ग हो गए ना, तो हमें साग ज्यादा पसंद है तो कम दही डालते हैं। बच्चों को ज्यादा दही दीजिए ताकि उन्हें पता भी ना चले कि वो क्या खा रहे हैं और उनके शरीर में पालक पहुंच जाए, अरे ये बथुआ पहुंच जाए, आयरन पहुंच जाए, है ना। जी। तो ये अपने अपने हिसाब से है। और अब सखी सहेली कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत और स्वीकार कीजिए नमस्कार। सखी सहेली।